हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेंगे। और पीछे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो हम पीछे पढ़े हैं केपी केसी में रिलेशन पढ़े हैं, रिएक्शन के लिए केपी और केसी लिखना सीखा गया है। आइए इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए, हेडिंग लगा हुआ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, किसी भी पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए आपको क्या लिखना होता है, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। और इनटू क्या हो जाएगा आपका, टोटल प्रेशर। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि हमें मोल फ्रैक्शन पता हो और हमें क्या करना हो, मोल फ्रैक्शन पता हो, टोटल प्रेशर पता हो, तो किसी भी स्पीसीज का मिक्सचर में हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। अब वो मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर, पी नॉट लगा देता हूं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मैं इसको इससे आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं पी टोटल, यहाँ पे लगा दिया मैंने पी टोटल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेरे पास एक मिक्सचर, एक हमारे पास मिक्सचर है। अगर मैं कहूं इस मिक्सचर में दो चीजें मिक्स हैं, दो चीजें मिक्स है और उनका मैं नाम दे देता हूं। एक हमारा ए मिक्स है और एक हमारा क्या है, बी मिक्स है। और यहाँ पे इस पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर है वो कितना है, पी टोटल। अब ये दोनों जो ए और बी है वो क्या है, गैस। वो क्या है, गैस है। अगर ये दोनों गैस हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों के मिक्सचर जो होंगे वो क्या करेंगे, एक टोटल प्रेशर क्रिएट करेंगे जिस भी कंटेनर में रखे गए होंगे। तो हम कैसे यहाँ पे जैसे ए का पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालें, बी का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें, तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए का मोल पता होना चाहिए, साथ में बी का भी मोल पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर से इनटू कर सकते हैं। और जैसे ही टोटल प्रेशर से आप इनटू करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा किसी एक स्पीसीज का। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सपोज करिए कि इसका जो मोल है वो N1 है, इसका जो मोल है वो क्या है, N2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं ए का मोल फ्रैक्शन, फिर निकालते हैं किसका मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन। तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे, मैंने इसका मोल फ्रैक्शन निकाला, तो मोल फ्रैक्शन ए का यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे N1 अपान N1 प्लस क्या हो जाएगा, N। ये मोल फ्रैक्शन कहां से आता है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में आप मोल फ्रैक्शन पढ़ते हो। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू जिस स्पीसीज का निकालना होता है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर ऑफ मोल। यानी अगर जिस स्पीसीज का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में क्या करिए, टोटल मिक्सर के मोल से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, किसके लिए, ए के लिए। वैसे ही अगर मैं बी के लिए मोल फ्रैक्शन निकालूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स बी इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा N2 और ये क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर का मोल N1 प्लस N2। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, दोनों का क्या निकाल लिया है, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया।
अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो पार्शियल प्रेशर निकालना कितना आसान है। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले पार्शियल प्रेशर किसका, ए का। देखो इसमें ये जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ए का और बी के मिक्सर की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं कहूं इसका पार्शियल प्रेशर निकाला जाए तो पार्शियल प्रेशर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ए और इनटू क्या हो जाएगा, टोटल। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, तो आपको अच्छे से पता है N1 अपॉन क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 और इनटू क्या हो जाएगा, P टोटल। और ये क्या निकला, पार्शियल प्रेशर ऑफ। सेम इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन कर रहे हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा पी बी, यहाँ पे बी आएगा, पी बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स बी बनेगा और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे पी टोटल। अगर मैं इसके लिए लिखूं पार्शियल प्रेशर B इक्वल टू एक्स बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं N2 और ये क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 और इनटू क्या हो जाएगा P टोटल। अब देखिए ये निकला पार्शियल प्रेशर B के लिए और ये जो निकला है आपका किसके लिए निकला है, पार्शियल प्रेशर A के लिए। एक्चुअली हम इसको यहाँ पे पढ़ा क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कुछ रीजन है। और रीजन क्या है, हम किसी रिएक्शन के लिए केपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारा मोल के टर्म में दिया है तो हम उसको कैसे क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन निकाल के हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर से इनटू करेंगे तो उसका केपी निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जरूरी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको सीख लेंगे तो केपी कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसीलिए टॉपिक आपके लिए यहाँ पे जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैंने क्या किया, एक मिक्सचर लिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर लिया है कुछ गैसों का, उसमें मैं मानता हूं जो पी टोटल है, मैं पी टोटल को क्या करता हूं, कुछ अमाउंट ले लेता हूं कि कुछ एटीएम में ले लेता हूं। मैंने ले लिया ये 10 एटीएम, मैंने ले लिया ये कितना एटीएम है, 10 एटीएम। यानी जो इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर है वो कितना है, 10 एटीएम। इसमें 3 गैसेस मिक्स है, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक गैस मिक्स है CH4 बोले तो मीथेन, और एक गैस मिक्स है इसमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यानी O2, और एक गैस मिक्स है इसमें SO2। और कितना मिक्सचर है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनके मास की बात करूं, इनके मास की बात करूं, इनका मास यहाँ पे W है, इनका भी मास W है, इनका भी मास क्या है, W। इन तीनों का मास जो है W है। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि तीनों इक्वल इक्वल मास में क्या है, मिक्स हुए हैं। इसीलिए सबके लिए जो मास आ रहा है वो सेम आ रहा है। जो मास मीथेन का है वही मास मिक्सचर में किसका है, O2 का है, वही मास किसका है, SO2। अब मैं कहूं चलिए आप एक काम करिए, मीथेन के लिए, इसके लिए मीथेन के लिए आप पार्शियल प्रेशर निकालिए। किसके लिए, मीथेन के लिए, और किसके लिए फिर निकालिए, O2 के लिए, फिर किसके लिए निकालिए, SO2 के लिए निकालिए। आप आसानी से मीथेन के लिए भी निकाल सकते हो, O2 के लिए भी निकाल सकते हो, और किसके लिए निकाल सकते हैं, SO2 के लिए भी निकाल सकते हो। तो अब आपके मन में आएगा मुझे तो मोल पता ही नहीं है, तो मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, मैं ये कैसे सॉल्व करूंगा। तो आइए मैं बताता हूँ। बताइए, मोल निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए आप क्या करते हो, मास अपान मोलर मास का। बताओ इस मीथेन का मोलर मास कितना आएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 4 है, टोटल कितना हो जाएगा 12 और 4 हो जाएगा इसका 60, इसका आ जाएगा 32, इसका आ जाएगा 64।
अब देखो एक एक करके आप निकाल लो। O2 है तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो दो का हो जाएगा 32। एक सल्फर का होता है 32, दो ऑक्सीजन का होता है 32, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे 64। अब इनका मोल निकालिए और उनका रेशियो ले लीजिए जिससे मोल आपको एग्जैक्ट पता चले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ले लिया इनका मोल निकालने के लिए। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W अपान मोलर मास। तो देखिए W मैंने लिखा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा मोलर मास। मैंने यहाँ पे फिर W लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे फिर मैंने लिखा W और फिर मैंने लिखा इसका मोलर मास, दिख रहा होगा। अब मैं निकाल दिया, इनका रेशियो ले लिया। रेशियो लेने से ये डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएंगे और ये देखो 16 बन जा क्या हो जाएगा 16 टू जाएगा और ये क्या आएगा 4 जाएगा। यहाँ पे जो आया 1/1, ये क्या आया 1/2 और ये क्या आया 1/4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर दिया इनटू कर दिया 4 से, कि इसका मोल आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा 1। यानी इस मिक्सचर में अगर आप ध्यान देते हैं तो इसका मोल कितना आ गया 4 आ गया, इसका मोल कितना आ गया 2 आ गया, इसका मोल कितना आ गया 1 आ गया। तो बताओ अब क्या हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं पार्शियल प्रेशर निकालिए किसके लिए CH4 के लिए, तो CH4 के लिए निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसका मोल कितना दिया है 4 दिया है, डिवाइड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 7 और इनटू क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है 10। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, किसका O2 का निकाल सकते हो। और O2 का निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, O2 के मोल्स कितने हैं 2 दिए हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 7 इनटू कितना है टोटल प्रेशर 10। मैं यहाँ कहां से रख रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले से मैं ले रहा हूँ। ऐसे ही आप ले लो SO2 के लिए, तो SO2 का कितना मोल है 1 मोल है, तो आप यहाँ पे रखिए 1 मोल डिवाइड बाय टोटल मोल 7 इनटू क्या हो गया 10। ये तीनों स्पीशीज का अलग अलग हमने क्या कैलकुलेट कर लिया पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। आप इसे राइट करिए, मैं इसे हटाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा और केपी और केसी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए। तो आप इसे करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए ध्यान दें, मैं इसे हटा रहा हूं। अब अगला हेडिंग लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ KC and KP for various reaction। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट करने वाले हैं Kp और साथ में ही क्या कैलकुलेट करेंगे Kc कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा Mg के बारे में अच्छे से पता होगा। डेल्टा Mg बोले तो क्या, एक तो गैसियस रिएक्शन के लिए डेल्टा Mg देखा जाता है। डेल्टा Mg का मतलब क्या होता है
प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा एनजी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, डेल्टा एनजी कहते हैं। अब मैं पहले ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आइए आगे चलते हैं। इनको कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, तो आइए मैं यहां पे लिखता हूं। एक तो आपका मिलेगा कौन सा मेथड, मोल मेथड मिलेगा। कौन सा मेथड मिलेगा, एक मिलेगा आपका मोल मेथड। दूसरा दूसरा जो मिलेगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड या आप इसी को क्या बोलोगे, DOD, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, मोल मेथड। जैसे हम क्या करें, कुछ आइडिया ले लें और उसके हिसाब से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम काफी कंफर्टेबल फील करेंगे इसको कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हम आते हैं, मोल मेथड लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, मोल मेथड। शुरू कर रहे हैं यहाँ से मोल मेथड। ध्यान दीजिए, मैं ले रहा हूं यहाँ से क्या, मोल मेथड लिख रहा हूं। कौन सा मेथड है, तो मोल मेथड है। तो आइए मोल मेथड को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ले रहा हूं यहाँ पे, मैं ले रहा हूं यहां से, आइए आगे देखते हैं। मैं यहां से ले रहा हूं जिसका डेल्टा एनजी, जिस रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो। डेल्टा एनजी का मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं, सुनिएगा। मैं पहले डेल्टा एनजी के बारे में बता, जैसे मान लीजिए मेरे पास N1A प्लस N2B, और हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो बार बार इक्विलिब्रियम का साइन लगाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ आएगा N3C प्लस N4D। ये सब के सब जितने भी स्पीसीज आपको दिखाई दे रहे हैं, सब के सब गैसियस रिएक्शन है और सब के सब गैसियस स्पीसीज है, याद रखिएगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब मैं इसका डेल्टा एनजी निकाल रहा हूं। एनजी, ये जी फॉर गैसियस रिएक्शन, याद रखिएगा। डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोल, यानी मोल ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो बताइए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे समेशन ऑफ क्या, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बताइए प्रोडक्ट के कितने मोल है, N3 प्लस N4, तो लिखेंगे N3 प्लस N4 माइनस किसको करेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, N1 प्लस N2, समेशन लगाए ना, रिएक्टेंट के सारे मोल को ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट के सारे मोल को ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट माइनस क्या कर दीजिए, रिएक्टेंट के मोल को कर लीजिए। जो डेटा आएगा वो किसको बताएगा, डेल्टा एनजी को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों, डेल्टा एनजी को बताएगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, जरूरी है। आइए अब मैं चलता हूं, रिएक्शन विद डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, जीरो रहे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, केपी केसी। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारे रिएक्शन के लिए केपी और केसी लिखना सिखाया है। वहां पे मैंने ये भी बताया होमोजीनियस रिएक्शन के लिए कैसा लिखा जाता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए कैसा लिखा जाता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रिएक्शन विद डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। हम ऐसा रिएक्शन लेने वाले हैं जिसका डिफरेंस जो होगा, प्रोडक्ट का मोल का डिफरेंस माइनस रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस, वो कितना आएगा, जीरो आएगा।
तो हम ऐसा एक रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक रिएक्शन लिया है, आइए उस रिएक्शन को लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे HI है जो कि किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। कितना है यहाँ पे, 2 मोल है। और ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है क्या, H2 दे रहा है, गैसियस मीडियम में है। I2 दे रहा है, किस मीडियम में है, गैसियस मीडियम में है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। मैंने कहा चलो इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए केपी कैसी और केसी कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, ये जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को मैं ले लेता हूं V, और उस कंटेनर में जो ये प्रेशर लगा रहे हैं उस प्रेशर को मैं ले लेता हूं, यहाँ पे प्रेशर को ले लेता हूं P। मैंने प्रेशर ले लिया है P और साथ में ही वॉल्यूम ले लिया है क्या, B। तो अब एक काम करो, इसका पहले डेल्टा एनजी चेक करो। डेल्टा एनजी चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे कितना है, एक और एक मिलेगा तो क्या होगा, 2। अब बताओ 2, फिर इसको माइनस करो तो ये क्या होता है, यानी जो रिएक्शन लिया गया है उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है, तो 0 है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जरूरी है तो जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं कि हम इनिशियल पॉइंट पे हैं, इनिशियल पॉइंट पे मैं मानता हूं ये कितना मोल है, A मोल है। क्या है, A मोल है। ये कितना बना होगा शुरू में, कुछ नहीं बना होगा, इनिशियल पॉइंट पे कुछ नहीं। अब मैं चलता हूं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अपने आप तो आया नहीं होगा, इसमें से कुछ पार्ट गया होगा। मैं मानता हूं कि इसके A मोल में से X मोल गया, तो ये क्या बनेगा, X बाई 2 मोल, और ये क्या बनेगा, X बाई 2 मोल। तो अब मन में आपके आ जाएगा ये x बाई 2 क्यों बन रहा है, ये नंबर दिख रहा है ना, ये 2 मोल के लिए, ये 2 मोल है तो ये कितना बन रहा है, 1 मोल। ये 1 मोल रहेगा तो कितना बनेगा, आधा मोल। सिंपल। अगर ये 2 मोल है तो 1 मोल, 1 मोल तो आधा मोल, 2 मोल है तो 1 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 मोल। अगर ये 1 मोल हो जाए तो आधा आधा, इसीलिए मैंने इस दो को इधर भेजा है तो डिवाइड में आया है। 1 मोल के लिए कितना बनेगा, तो आधा बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताओ मोल से, क्या आप मोल से केसी निकाल सकते हो क्या, आप मोल से केसी निकाल सकते हो क्या, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मोल के फॉर्म में अभी नहीं निकालना है, हम कब निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जाएंगे तो वहां पे हम कंसंट्रेशन के टर्म पे कन्वर्ट करके ही निकालेंगे। मोल से केसी नहीं निकलेगा। केसी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में चल रहे हैं। केपी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, यानी जो स्पीशीज गैसियस में इन्वॉल्व होती हैं। और मैंने एक चीज और सिखाया था, जो भी गैसियस रिएक्शन होंगी, जो भी गैसियस रिएक्शन होंगी उनके लिए केपी एंड केसी हम दोनों लिख सकते हैं। वेरी गुड। आइए, ये सारी चीजें आपको पिछले क्लास से पता होगा, आप अच्छे से इसको रिवीजन लगा लीजिएगा, जिससे ये सारी चीजें बहुत 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 आसान हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं इनको इनको इन मोल को मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं यहाँ से इसमें कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन में ले रहा हूं, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन में लेने के लिए, कंसंट्रेशन में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मोल। मोल, मोलैरिटी याद आ रहा है, मोल पर वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। एन अपान बी पढ़ते थे मोलैरिटी के लिए, सिंपल।
मोल पता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम कितना है, बी है, यहाँ पे बनेगा ए माइनस एक्स डिवाइड बाई बी, ये बनेगा एक्स डिवाइड बाई बी, तो 2b हो जाएगा, एक्स बाई 2b। क्या इन स्पीसीज का कंसंट्रेशन निकाले? हाँ निकालिए। आपको यहाँ पे डेटा दिया रहेगा, बस डेटा रखना है, सॉल्व करना है। मैं तो प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब डेल्टा एन जी क्या होता है, 0 हो जाए, तो उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनको रिएक्शन में रखने वाले। रिएक्शन में कर रहे हैं वो फॉर्मूले में, केसी वाले फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं केसी। तो केसी इट मीन्स कंसंट्रेशन टर्म लेकर चलना है। तो कंसंट्रेशन टर्म बताइए, ऊपर किसको लिखते थे, प्रोडक्ट को लिखते थे। तो प्रोडक्ट हमारा H2 और I2, उसका कंसंट्रेशन क्या आया है, X2B। इसका कंसंट्रेशन क्या आया है, X2B। तो मैं लिखूंगा X2B इंटू X2B, बन गया। डिवाइड बाई क्या होगा, ए माइनस एक्स अपान बी, यानी एच आई रिएक्टेंट वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए माइनस एक्स और अपान क्या हो जाएगा, बी। एक चीज और देखिएगा, सामने क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है, उसको पावर में लगाना पड़ेगा और इसको क्या बनाना होगा, पावर स्टार बनाना होगा। हमने बना दिया, पावर लगा दिया। अब देखो यहाँ पे टोटल इस पे आएगा तो कितना भी हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो बी स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर बन रहा है। यहाँ बी से बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा 4, और ये उलट जाएगा तो क्या बन जाएगा ए माइनस, यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर। तो अब बताइए, क्या मैं केसी लिख सकता हूं ऐसे कि एक्स अपान 2 ए माइनस एक्स, और ये हमारा आ जाएगा क्या। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो केपी और केसी दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे, तो ऐसे केपी इक्वल टू केसी, और क्या पढ़े थे, आर टी डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी 0, देन क्या बनेगा, केपी इक्वल टू केसी। अगर नहीं यकीन है तो मैं इसे भी एक बार प्रूव कर देता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो मैंने दिखा दिया ना, जो केसी है वही केपी है। कब, जब डेल्टा एन जी क्या होगा, 0 होगा तब। अगर 0 नहीं होगा तो केपी और केसी आपस में बराबर नहीं होंगे। ये याद है। तो आइए उसको भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर साइड में हटाता हूं और मैं एक बार प्रूफ करता हूं कि केपी की भी वैल्यू उतना ही आएगी जितना की केसी। तो मैं ये साइड में हटा रहा हूं, साइड में हटा रहा हूं। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहला काम यहां से हम लिखते हैं केपी। मतलब केपी अगर लिखना है, क्या लिखना है, केपी लिखना है। तो केपी लिखने के लिए कुछ नहीं करना, ध्यान देना है। बताओ क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। किस चीज का ध्यान देना है, तो हम लिखते थे यहाँ पे क्या, H2 इंटू I2, यानी प्रोडक्ट वाले को ऊपर प्रेशर के टर्म में रखते थे। किसके टर्म में रखते थे, प्रेशर के टर्म में। फिर नीचे लिखते थे रिएक्टेंट वाले को PHI। अब साथ में देखो नंबर है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो उसको हम पावर में ले लेंगे। इतना आ गया। बताया ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है। और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करते थे, मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए टोटल प्रेशर कितना लिया गया है, यहाँ पे P लिया गया है। टोटल प्रेशर कितना लिया गया है, P। अब एक काम करते हैं, टोटल मोल निकालते। टोटल मोल कब, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम कब आया है मोल वाला, देखो ये वाला है, ये देखो, ये देखो, ये इक्विलिब्रियम पे मोल है। तो मैं यहां से टोटल मोल निकालूं तो एन टोटल यानी टोटल मोल मिक्सर का मोल कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ये सब कट जाएगा। टोटल मोल कितना आ गया आपको दिख रहा है, ए आ गया। कुछ नहीं करना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो मैं पार्शियल प्रेशर निकाल रहा हूं किसके लिए, H2 के लिए। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, H2 का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। H2 का मोल डिवाइड बाय क्या, टोटल मोल। टोटल मोल कितना आया, ये आया। कुछ नहीं करना है, रखना है। तो एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। बताओ H2 का मोल कितना है, x बाई टू। H2 का मोल इक्विलिब्रियम पे क्या है, x बाई टू। तो मैं लिख दिया यहाँ पे x बाई टू। डिवाइड किससे करना है, टोटल मोल से। टोटल मोल क्या आया है, ये तो मोल फ्रैक्शन निकला। क्या निकला, मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स लॉ में कहा था अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इसमें इनटू कर देंगे किससे, टोटल प्रेशर। ये क्या निकला, पार्शियल प्रेशर निकला। किसके लिए, H2 के लिए। यानी PH2 बराबर हो जाएगा x बाई टू ए, और ये क्या बन जाएगा, P। अगर ऐसे ही आप निकालते हो, PI2 निकालते हो, तो x बाई टू आई का मोल हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल मोल करेंगे तो ए हो जाएगा, इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अभी जस्ट जाके पीछे देखना, रिवाइंड करना, देखना, बहुत मजा आएगा। सारी चीजें बहुत आसान है। अब अगर मैं कहूं चलो इसका पार्शियल प्रेशर निकालो, पी एच आई का निकालो, इसका मोल कितना है, देखो ए माइनस एक्स मोल है, और डिवाइड बाई टोटल मोल कर देंगे तो ए माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मोल कितना हो जाएगा। टोटल मोल कितना है देखो, तो यहाँ पे ए, और इनटू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ये सारा पार्शियल प्रेशर निकल गया, सारा उठा के वैल्यू में पुट कर देंगे, कहानी खत्म। तो देखिए मैंने अभी रखा है जो, वो इसके लिए रखा है। अब आई की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2a, और ये इंटू हो जाएगा p। डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड करते हैं किससे, इससे। और साथ में देखना ये स्क्वायर है वो भी लगाना है, तो a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा a, और ये हो गया p, और ये लगा दीजिए स्क्वायर। ये स्क्वायर दिख रहा है ना, यानी ये P से ये दोनों P कट जाएंगे। बताओ ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, इस A से ये और ये दोनों A क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये पलट जाएगा। तो फाइनली जो बनने वाला है KP, जो KP बनने वाला है x, और x बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये ऊपर चला जाएगा तो a माइनस एक्स आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये डेटा याद रखना चाहिए, ये डेटा और ये डेटा सेम है। आप यहाँ से फिर क्या कर सकते हो, कॉमन वगैरह निकालना है, कॉमन करें, सबको एक साथ पावर में लेना है, तो x, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2, और सब पे पावर में लेंगे। ये डेटा सेम है, इट मींस व्हाट, इसका मतलब KP और KC आपस में बराबर है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड KC एंड KP आपस में क्या है, बराबर है, जब डेल्टा NG की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब डेल्टा NG की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये साफ दिखाई दे रहा है। इतना करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं
और अगला डेटा हम लेंगे, उसमें हमारा हमारा जो भी डेल्टा एनजी होगा या तो स्मॉलर होगा या तो ग्रेटर होगा, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको मैं हटाऊंगा और अगले टर्म पे चलता हूं और उसको बताता हूं। इसको कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं इसको हटाता हूं। अगर इसका ग्राफ वगैरह बनाना होगा तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ में क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ। ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ भी थोड़ा सा दिखा दो। ऐसे ग्राफ के लिए तो मैं पहले बता चुका हूँ, ग्राफ भी आप बना सकते हैं। देखो अगर ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ ले सकते हो। इधर मैं ले लेता हूँ टाइम, इधर मैं ले लेता हूँ कंसंट्रेशन। आपको पता ही होगा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। एक मिनट मैं थोड़ा सा चौक लगा लूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। देखो पहले एच आई से चल रहे हैं तो पहले रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। तो मान लो एच आई की कंसंट्रेशन यहाँ थी और ये चला तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे आया डिक्रीज हो गया और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। यानी ये एच आई का कंसंट्रेशन यहाँ पे ये सीधी लाइन आ रही है, इट मींस कांस्टेंट हो गई है। से उसी प्रकार यहाँ से एच आई और एच आई तरह एच टू और आई टू चला है और ये भी यहाँ पे आकर क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए। यानी इस लाइन पे H2 और I2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ऊपर वाले लाइन पे HI का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर HI का तो कांस्टेंट है, ठीक है, H2 और I2 एक ही लाइन पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो रहा है ना यहाँ पे, HI और H2 का, इसीलिए एक ही लाइन पे आ रहे हैं। हाँ, इनकी दोनों की कंसंट्रेशन में अगर वेरिएशन होता तो एक और लाइन बनता। क्या बनता, एक और लाइन बनता। समझ रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, सपोज कर लीजिए कि हम क्या करें, जो रिएक्शन हम लिखे थे उस रिएक्शन को रिवर्ट कर मैं ऐसे ली कि हमारे पास है H2 गैस और ये हमारे पास है I2 गैस और ये किसमें जा रहा है, ये 2HI में जा रहा है। मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मैं मानता हूं ये ए मोल है, ये ए मोल है, ये जीरो है शुरू में। और एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जब मोल की बात आएगी तो इसमें से गया x, इसमें से गया x, ये बनाया कितना 2x। यानी एक से दो बन रहा है ना, इसीलिए 2x बनाया। अब अगर इनका ग्राफ, बाकी सब के पी कैसी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन लिखेंगे ना इसका तो कंसंट्रेशन बन जाएगा a माइनस एक्स अपॉन बी, a माइनस एक्स अपॉन बी और ये 2x अपॉन क्या बन जाएगा। बाकी वैल्यू पुट करेंगे सारी चीजें निकल जाएंगी, उसमें बहुत इफ एंड बट करने वाली चीजें नहीं है। अब अगर इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब ऊपर से देखिए कौन हो रहा है, रिएक्टेंट पे ये है, ये दोनों डिक्रीज होंगे और यहाँ पे एच आई क्या होगा, इंक्रीज। ये कंसंट्रेशन बताएगा H2 का और यही लाइन बताएगा किसका, I2 का और ये लाइन बताएगा किसका, HI का। और ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब तो आपके मन में बार बार ये आ रहा है एक ही लाइन पे H2 और I2। मान लीजिए कि दोनों H2 और I2 के कंसंट्रेशन में कुछ कमी बेसी हो जाए तो एक ही लाइन पे ग्राफ नहीं प्लॉट होगा। जैसे मैं एक बार समझा दूं, एक बार मैं समझा दूं, इधर हटा के। सपोज कर लीजिए
कि इसमें I2 का कंसंट्रेशन कम है। मानते हैं? ये सिर्फ आपको जो आपके मन में ये आ रहा है ना कि अगर एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ को कैसे दिखा दिए, दोनों कंसंट्रेशन को कैसे दिखा दिए, मैं उसके लिए बता रहा हूं। सपोज कर लीजिए इस रिएक्शन में H2 का कंसंट्रेशन जो है, H2 का कंसंट्रेशन I2 के कंसंट्रेशन से क्या है, ग्रेटर है। सपोज करना है, मानना है तो नहीं, बस मानना है। तब ग्राफ कैसे होता है, मैं ग्राफ की बात कर लूं तो ये कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली H2 का कंसंट्रेशन किससे, I2 से ज्यादा होता, तो मैं मानता ये H2 का कंसंट्रेशन है, मैं मानता ये I2 का कंसंट्रेशन, I2 का कंसंट्रेशन कम है ना, देखो। तो ये अगर यहां से चलेगा, यहां से H2 चलेगा, डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है। तो जैसा इसका कर्व लाइन आएगा वैसे ही इसका आएगा, वैसे ही इसका भी आएगा। तो अब यहां से क्या बनेगा, एच आई, ये बन रहा है एच आई, ये लाइन है I2 का, ये लाइन है किसका, H2 का। थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है इसलिए वही वेरिएशन आ रहा है उसके साथ, इसलिए वैसे ही इसका भी लाइन आएगा, दोनों रिएक्टेंट के लिए है। ये दोनों लाइन रिएक्टेंट के लिए, ये जो ये नीचे वाला इंक्रीज हो रहा है वो प्रोडक्ट के लिए। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं इनको हटाऊंगा और अगला टर्म लेता हूं। और अगले टर्म से सीखते हैं, जब डेल्टा एन जी या तो बड़ा हो या तो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इससे जीरो से। चलिए मैं लेता हूं रिएक्शन बिंदु, यहाँ पे मैं लेता हूं रिएक्शन बिंदु डेल्टा एन जी ग्रेटर देन, अगर मैं कहूं कि हमारा जो रिएक्शन है उसके लिए जो डेल्टा एन जी है क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए दिखाते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। मैं एक रिएक्शन लेता हूं, ये है PCl5 गैस जो कि डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और फिर बाद में लिथियम आ जा रहा है, और ये जा रहा है किसमें, PCl3 में, और जा रहा है Cl2 गैस। PCl3 में गया है, साथ में किस में गया है, Cl2 में गया है। कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए PCl5 जो जा रहा है, तो डेल्टा, एक चीज मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, वॉल्यूम जो होगा इसका वो B माना गया है, जो प्रेशर है, जो प्रेशर है टोटल वो P माना गया है। ठीक है, जिस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम B है और उसमें जिनके द्वारा लगाया गया प्रेशर P है, कोई बात नहीं। डेल्टा एनजी निकाल कर देखो, डेल्टा एनजी निकालोगे, एक और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ से, और ये एक घटा दो इसमें से, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, 1, और 1 क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। चलिए आइए देखते हैं इसकी। शुरू में ये क्या है, ए मोल है, कितना मोल है, ए मोल है। जब टाइम जीरो था, रिएक्शन नहीं हुआ था, इनिशियल हुआ, तब ये कुछ बना ही नहीं होगा। समय बीता, कुछ रिएक्शन करवाया गया, और क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, इसमें से करा एक्स मोल, और ये बना एक्स मोल, ये बना क्या, एक्स, यहां से निकला एक्स मोल, यहाँ बना एक्स मोल, यहाँ भी बना एक्स मोल, तब क्या होगा। अब हम इनको डायरेक्टली ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, क्योंकि ये मोल है। अब केसी लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तो आइए कंसंट्रेशन में बदलते हैं। तो मैं इनको लेता हूं कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम। बार बार ये मिस्टेक होता है, वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते हो और गलत हो जाता है, और ये क्या बनेगा, एक्स वाई बी, एक्स वाई। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं, यहां से देखिए, यहां से आपका अब लिखना होगा क्या, केसी लिखना होगा।
देखो इसके लिए केसी का जो वैल्यू आएगा और केपी का जो वैल्यू आएगा, क्या दोनों सेम आएगा? नहीं, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, कुछ तो है, कुछ तो बदलाव आएगा। क्या आएगा वो देखा जाएगा समय के साथ। बताओ, अगर मुझे केसी लिखना है तो इन दोनों का इंटू इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, एक्स बाई बी इंटू एक्स बाई बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा, कुछ नंबर वगैरह है नहीं, अच्छी बात है, कुछ और मिस्टेक वगैरह नहीं हो रहा है, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करें, ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये चला जाएगा ऊपर, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बनेगा क्या एक्स स्क्वायर, और साथ में बनेगा क्या ए माइनस एक्स, और साथ में बन गया क्या बी। ये क्या आया है, तो आया, क्या निकाला गया है यहाँ पे, तो देख लेंगे, यहाँ पे निकाला गया है, यहाँ पे निकाला गया है केसी, क्या निकाला गया है, तो केसी निकाला गया, ये हो गया केसी। चलिए अब अगर मैं कहूँ चलिए केपी निकालना, क्या निकालना हो, केपी निकालना हो, तो केपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर हमें पता है, टोटल मोल चाहिए, टोटल मोल निकालिए, यहाँ से टोटल मोल निकालिए तो क्या आएगा, एन टोटल आ जाएगा क्या, ए माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी एन टोटल आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस एक्स। जो हम टोटल मोल निकाल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं, जो हमारा मिक्सचर है वहां से, इन दोनों इन सबको आपस में जोड़ दे रहे हैं, ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, टोटल मोल कितना आया, ए प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से अगर रखना है तो हम रखेंगे केपी, केपी रखने के लिए, केपी लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, PCl3 इनटू क्या करना होगा, PCl2, और आप नीचे क्या लिख देंगे, PCl5। ये डेटा लिखना होगा, ये पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर रख के चेक करते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन किसके लिए, PCl3 के लिए, कितना मोल है ये, एक्स मोल है, डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल मोल, इनटू क्या करना है, ये निकल गया आपका मोल फ्रैक्शन, किसके लिए, मोल फ्रैक्शन करें, पार्शियल प्रेशर निकल गया PCl3 के लिए, इसके लिए करो, इसका मोल कितना है एक्स, डिवाइड बाय टोटल ए प्लस एक्स, इनटू कर दो, ये भी निकल गया पार्शियल प्रेशर निकल गया दोनों का। अब मैं कर रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, अब PCl5 का पार्शियल प्रेशर निकालो, इसका टोटल मोल कितना है, टोटल मोल का है, इसका मोल कितना है, इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, और इनटू क्या हो जाएगा, ये डेटा आ जाएगा, ये पी से पी को काट लो, ये इससे काट लो, कट गया, बचा क्या देखो तो, डेटा देखो तो क्या बचा यहाँ से, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू, जो बन रहा है वो बन रहा है क्या देखो तो, ये बन रहा है x और x इंटू होगा तो बनेगा क्या एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आएगा p आएगा, और ये वैल्यू अगर उलट जाता है, ये इस पे जाता है तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। तो इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इनके लिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा p, और ये लिख सकते हैं a स्क्वायर, और माइनस में क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ये दोनों का डेटा सेम आया है क्या बच्चों, देखो तो दोनों का डेटा सेम नहीं है, यहाँ पे देख लो, इसका डेटा ये है, इसका डेटा ये है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। कब दोनों सेम होते, जब कब जब दोनों की इन डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। चलो, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो थी, सुनना ध्यान से, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू
जीरो था तो केपी बराबर क्या था, केसी था। और निकाले थे तो कुछ डेटा आया था, और वो डेटा आया था एक्स स्क्वायर 4, ये था ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये डेटा था। इसका डेटा देखो, केटी केसी दोनों बराबर है, मैं इसका भी केसी लिख रहा हूं। जब डेल्टा एन जी अभी क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, तब आप देखो केपी की वैल्यू और केसी की वैल्यू अलग अलग आई है। केपी की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर पी, और ये क्या है ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा थोड़ा सा जगह बनाऊंगा, आप एक बार देख लो इसे। मैं हटाऊंगा और मैं थोड़ा सा जगह बनाऊंगा, जल्दी कर लो आप इसको। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ इधर। अब देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ केसी की वैल्यू क्या आई है, तो ध्यान दीजिएगा केसी की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, और साथ में क्या था, ये इसके लिए डेटा है और ये इसके लिए डेटा है। ये डेटा मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी थोड़ी समय बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इनको हटाता हूं और अगले टर्म पे चलता हूं। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हो जाए तब क्या होगा, तो आइए चेक करें। तो कर लीजिए, और मैं हटाता हूं फिर आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला लेते हैं जो डेल्टा एन जी है यहाँ पे, तो वो स्मॉलर देन जीरो। वॉल्यूम फिर से मैं वही लेता हूँ, वॉल्यूम आपका रहेगा बी, प्रेशर रहेगा कंटेनर का, वो रहेगा टोटल प्रेशर। रिएक्शन में लेता हूँ, देखिएगा ये रहा N2, ये रहा 3H2, और ये बना आपका क्या 2NH2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पिछला रिएक्शन लिखा गया था उसका ग्राफ बना देंगे, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसे पिछला ग्राफ बना था ना वैसे ही बनेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए। मैं मानता हूं ये ए मोल है, ये ए मोल है, इसके लिए ये क्या बना, जीरो बना, इसलिए बना था टाइम। मीडियम पे चला गया तो इसमें से गया एक्स, इसमें से पता नहीं कितना जाएगा, देखो थ्री है ना, यहाँ से माइनस थ्री एक्स पर, तो ये कितना बन रहा है, टू दिख रहा है तो टू एक्स बन, ये तो निकल गया एक डिवीजन। बताओ इसका कंसंट्रेशन निकालो ना, ये एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, तो ए माइनस एक्स अपॉन बी, ये क्या बनेगा ए माइनस थ्री एक्स अपॉन बी, और ये क्या बन जाएगा टू एक्स अपॉन, कंसंट्रेशन बन गया। तो क्या केसी लिख सकते हैं क्या, यहाँ से तो लिख दो केसी, यहाँ से केसी आने वाला है टू एक्स अपॉन बी। ये देखो स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर लगाएंगे, पावर स्टार बना दिए इसको। अब आगे चलते हैं इनके लिए, अब नीचे रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट का क्या है ए माइनस एक्स अपॉन बी। देखो सामने कोई नंबर नहीं है तो इनको नहीं स्क्वायर नहीं कराएंगे, कोई यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन इसमें देखो जब इसका ए माइनस बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई बी, और सामने स्टैइकियोमेट्री है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टैइकियोमेट्री को पावर में लगा दिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ से बी स्क्वायर खत्म होगा, अभी एक बी बचा हुआ है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ के सी इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, यहाँ अभी बी स्क्वायर बच रहा है, क्या बच रहा है बी स्क्वायर बच रहा है, तो बी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, बी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और इनका हो जाएगा क्या ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा क्या ए माइनस थ्री एक्स का क्यूब, ये बन जाएगा स्केल, देख लो ये बन जाएगा। देख यहाँ का बी और यहाँ से दो ही बी कटा है ना, तो एक बी और एक बी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा वो, यहाँ से बना फोर एक्स स्क्वायर
और क्या बना बी स्क्वायर अपान क्या हो गया ए माइनस एक्स इन अदर ब्रैकेट ए माइनस 3x की पावर। अगर यहाँ पे कहें कि जब आपका डेल्टा एन जी क्या है 0 से छोटा है तो केसी का डेटा जो आ रहा है बेटा यहाँ पे वो क्या आ रहा है 4x² बी स्क्वायर आ रहा है और साथ में a माइनस एक्स और ये आ रहा है a माइनस 3x का क्यूब। मैं क्यों लिख रहा हूं थोड़े समय में आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब आइए एक काम करते हैं इसके लिए लिखते हैं कि अगर केपी मैं लिखूं तो टोटल मोल निकालना होगा तो टोटल मोल निकालेंगे तो टोटल मोल इनका जोड़िए तो ये टोटल मोल सबको ऐड करना है तो सबको ऐड करने पे आएगा क्या ये ए और ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा 4x माइनस 2x करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा यानी 2a माइनस क्या बन जाएगा देख लो ऐड करना है ऐड करेंगे तो -3x और ये हो जाएगा 4 प्लस 2x क्या हो जाएगा -2x ए और ये मिलकर 2 ये टोटल मोल आ गया। तो आप केपी लिखेंगे तो केपी लिखने के लिए क्या चाहिए पार्शियल प्रेशर इसका तो पार्शियल प्रेशर निकालिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले तो देखना पावर आएगा सामने ट्राइगोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो मैं एक बार काम करता हूँ ना लिख देता हूँ केपी इक्वल टू PNS3 का होल ट्वाइस और साथ में लिखूंगा यहाँ पे PH2 का होल क्यूब साथ में लिखूंगा PN बस इन्हीं का डेटा रख लेना है काम बन जाएगा। तो केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या सिखाया गया था मोल फ्रैक्शन इनटू क्या मोल फ्रैक्शन इनटू क्या टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे अगर हम केपी लिखे तो केपी लिखने पे क्या आने वाला है केपी लिखेंगे केपी लिखने पे PNS3 के लिए यानी पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या होता है मोल तो 2x डिवाइड बाय क्या टोटल मोल तो 2a माइनस क्या x इनटू क्या होता है p होता है पार्शियल प्रेशर निकालने रहे हैं। अब आते हैं किसके लिए H2 के लिए H2 का मोल कितना है a 3 माइनस x और ये आ जाएगा क्या है इसका टोटल मोल 2a माइनस x और इन सब पे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब बात करेंगे N2 के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल कितना है a माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a माइनस एक्स और साथ में इनटू लग जाएगा ये पार्शियल प्रेशर। ये जो भी निकाल रहे हैं ना ये जो भी डेटा निकाल रहे हैं ना तो कहाँ से निकाला जा रहा है तो जो डॉल्टन लॉ पढ़ा है ना वहीं से निकाला जा रहा है। तो इसका भी कुछ डेटा आ रहा है देखो इसका भी डेटा कुछ न कुछ आ रहा है तो इसका डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे एक चीज टूट रहा है और यहाँ पे वो क्या टूट रहा है स्क्वायर क्योंकि सामने क्या है स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे भी दिख ही रहा है। तो मैं इनको हटाऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा आप इसे कर लो फिर मैं इनको बताता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए मैं इसको हटाता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। अब जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसमें ना ही प्रेशर है ना ही वॉल्यूम है यानी ये प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है इंडिपेंडेंट है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपको लग रहा होगा कि प्रेशर बढ़ेगा तो केपी बढ़ेगा यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो केसी घटेगा। हाँ है ना दिख रहा है ना यहाँ पे हाँ है ना देखो तो दिख रहा है कि दिख रहा है। यहाँ पे देखो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा केसी बढ़ेगा दिख रहा है।
अगर ये नीचे वाला टर्म बढ़ेगा तो ये केपी क्या होगा, ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी गलत मत करिएगा। ये जो भी यहाँ पे केपी या केसी या केपीसी जो भी डेटा आता है, यानी यू आप कह सकते हो के इक्विलिब्रियम, इनके बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो इसके हिसाब से इसमें भी बदलाव आएगा, ओवरऑल केपी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैंने शुरू में भी सिखाया है कि जो के इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन किस पे, टेम्परेचर। यानी अगर इनमें कोई भी डेटा घट बढ़ रहा है तो वो इतने हिसाब से चेंज होता है, इतने हिसाब से चेंज होगा कि ये वैल्यू बढ़ेगा, उसी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू चेंज आएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह यहाँ पे P बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी केसी केपी किसी भी रिएक्शन के लिए हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप प्रेशर बदल लो, आप वॉल्यूम बदल लो, आप कंसंट्रेशन बदल लो, वो फिर से रीस्टेब्लिश्ड हो जाता है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखिएगा, काम का है। इतना कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए अगर लास्ट वाले रिएक्शन का आप ग्राफ वगैरह बनाना चाहते हैं तो ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे N2 है, BH2 है और ये बन रहा है क्या, 2NH3। तो आप इसके लिए ग्राफ बना सकते हो और ग्राफ बनाओगे तो देखो ये कंसंट्रेशन है किसका, N2 का और साथ में H2 का। देखो ये घट रहा है और ये प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा NH3 का। ये किसका होगा पता है, ये होगा N2 का। तो H2 का क्या होगा, देखो जब लिख रहे थे ना तो N2 में से जा रहा था X और इसमें से जा रहा था 3X, ज्यादा जा रहा है ना, यानी इसका ग्राफ जो होगा ना थोड़ा सा नीचे आएगा और ये होगा किसका, H2 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखिएगा। क्यों ये नीचे आ रहा है, क्योंकि इसमें देखो इसमें से x जा रहा है, इसमें से 3x जा रहा है, इसका मतलब इसका थोड़ा सा क्या होता है, डाउन आता है। ये ग्राफ होता है, ठीक है, ये ग्राफ होता है, आप इसे अच्छे से याद रखिए। आइए चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है हमारे पास, गैसियस रिएक्शन दिया हुआ है, उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हम मोल को प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, क्या हम मोल को प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, आइए एक बार चेक करते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा होता है PV इक्वल टू nRT होता है, आपको ये कांस्टेंट दिखेगा, ये कांस्टेंट। तो जैसे हम मोल में रिएक्शन को डील कर रहे हैं, क्या हम प्रेशर में नहीं डील कर सकते, कर सकते हैं। देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2H आ रही है गैस और ये जा रहा है इसमें H2 में और इसमें जा रहा है I2। तो हम इसको गैस में डील कर सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टू में मान लेते हैं ये 2 एटीएम है, तब ये 0 एटीएम ये बना ही नहीं है। और मैं चलूं किस पे, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम में से यानी 2 एटीएम में से ये गया एक्स एटीएम, 2 में से गया एक्स एटीएम, तो ये क्या बनेगा एक्स अपॉन 2 एटीएम, ये क्या बनेगा एक्स अपॉन 2। ये 2 क्यों लगा, यहाँ पे 2 मोल के लिए 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा, आधा मोल बनेगा। तो आप एटीएम में भी डील कर सकते हो, इसे एटीएम में भी यानी प्रेशर में भी डील कर सकते हो। किसमें डील कर सकते हो, प्रेशर में बड़े ही आराम से आप डील कर सकते हो। चलो एक एक रिलेशन मैं और सिखा देता हूं, हो सकता है क्वेश्चन वगैरह आए तो उसमें काम आ जाए लगाने के लिए। मैं मानता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर, पहले देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जो आपका होता है ये n अपान क्या होता है, n टोटल होता है नहीं होता है, यानी किसी एक स्पीशीज का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन। क्या हम इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हैं क्या, देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है और साथ में मान लीजिए P कांस्टेंट, तो मैं यहां पे क्या करूं, अगर लिखूं P B इक्वल टू एन आर टी, टी कांस्टेंट तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है। क्या हम इसी तरीके से इसको नहीं रिलेट कर सकते, क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको रिलेट करूं इनको वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम और ये क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, किसी एक स्पेसीज का वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। जैसे मोल फ्रैक्शन के लिए आ रहा है वैसे वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन मोल के लिए है, ये क्या आएगा, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा, और वॉल्यूम फ्रैक्शन यानी वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बहुत आसान है, ये सब वेरिएशन आना चाहिए करना, ये सारी चीजें ना बहुत आसान होती है। ये सब चीजें थी आपका कैलकुलेशन ऑफ केपी और केसी। अब जो बचता है यहां से वो बचता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। तो आइए देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसको हम करते हैं खत्म। उसमें हम 1 से 2 रिएक्शन लेंगे और उसको खत्म करेंगे और वाइंड अप करेंगे क्लास में। तो मैं इसको हटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तो आइए लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसे हम बीओडी बोलेंगे और हम उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करें। तो चलिए डिसोसिएशन से पहले कुछ चीजें समझते, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास 500 रुपए थे, मैंने कहा मेरे पास कितने थे 500 रुपए थे, मैंने उसमें से 200 रुपए खर्च कर दिए। मान लीजिए कि मेरे पास 500 रुपए थे, उसमें से हमने 200 रुपए क्या कर दिए खर्च कर दिए। अगर हम 200 रुपए खर्च कर दिए तो मैं कहूंगा चलो जो स्पेंड किए हो, जो पैसा खर्च किए उसका फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन कैसे बताओ, तो हमने कहा कि 500 था, हमने उसमें से 200 रुपए
स्पेंड करते हैं। तो अगर तू स्पेंड किए हो उसका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन स्पेंड फ्रैक्शन निकालना है, जो आपने खर्चा किया। स्पेंड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो हम निकालेंगे 2 अपान क्या आएगा 5। तो कैसे पता चला? तो हम कहेंगे 500 रुपए था हमारे पास, उसमें से हमने 200 रुपए खत्म कर दिए, खर्च कर दिए, तो हमारा क्या आएगा 200 डिवाइड बाई 5, 500। ये बनेगा हमारा क्या? फ्रैक्शन स्पेंड, स्पेंड फ्रैक्शन कि मैंने कितने रेशियो में खर्च किया। तो आप यहां से निकालोगे ये हमने कितना खर्च किया और इनिशियली कितना था। सेम केस हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी लगाने वाले हैं। तो अगर मैं कहूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या होगा? डिसोसिएट होगा और किस में जाएगा? प्रोडक्ट में बनेगा, या यूं कहें डिसोसिएट की जगह पे कि वो हमारा रिएक्ट होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो बनता है यहाँ पे DOD, तो हम लिख सकते हैं डिसोसिएटेड मोल मोल या रिएक्टेड मोल, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। और साथ में जो डिसोसिएट हो रहा है वो किसमें से डिसोसिएट हो रहा होगा? कुछ इनिशियल रहा होगा, जैसे 500 रुपए था 200 खर्च किए, उसी तरह इनिशियल कुछ रहा होगा मोल, उसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ। तो फाइनली यहाँ पे DOD, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं DOD को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये लिखेंगे इनिशियल, इनिशियल मोल। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल। तो अगर मैं कहूँ एक काम और बताया जाए कि मान लीजिए कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो आपने ये निकाली। तो मैं कहूँ कि चलो परसेंटेज निकालना हो, तो आप क्या लिखेंगे? डिसोसिएटेड मोल इनिशियल मोल इनटू क्या? 100। 100 कुछ नहीं करना है, तो आपको लिख दिया 100, तो परसेंटेज आ गया। तो कहने का मतलब अगर DOD आपको दिया है, तो अगर आपको अल्फा दिया है और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, DOD निकालना है, तो कुछ नहीं, आप इसमें तुरंत इंटू करिएगा 100 से। अगर DOD से आपको DOD परसेंट वाले से DOD नॉर्मल निकालना है, तो डिवाइड करिएगा 100 से। ये रहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमारा इनिशियल मोल से कितना मोल हमारा रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है, वो हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर देंगे, यानी DOD में अगर आप 100 से इंटू करते हैं तो परसेंटेज ऑफ DOD निकलता है, और DOD परसेंटेज वाले में डिवाइड करते हैं 100 से, नॉर्मल DOD आपका निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा है हमारा, अल्फा जो होगा वह 0 से ग्रेटर होगा। ये अल्फा जो होगा ना 0 से ग्रेटर होगा और 1 के बराबर नहीं तो 1 से कम होगा। याद रखिएगा, ये जो अल्फा की वैल्यू, अगर कुछ भी पार्ट डिसोसिएट हुआ है तो ये 0 से बड़ा होगा, और मैक्सिमम 1 हो सकता है, और 1 या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा। नोट करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नोट करके हम लिख सकते हैं जो हमारा अल्फा मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा कितना हो सकता है? 1। ये 1 कब होगा? जब हमारा डिसोसिएशन कैसा होगा? डिसोसिएशन जो हमारा होगा, डिसोसिएशन वो कैसा होना चाहिए? तो याद रहना चाहिए कि वो डिसोसिएशन 100% होना चाहिए। अगर कोई पार्ट 100% टूट रहा है तो उसके लिए अल्फा मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा 100% डिसोसिएशन के लिए। इसके लिए 100% डिसोसिएशन के लिए वो मान के चलिए आपका वैल्यू हमेशा क्या होगा? अल्फा की
1 होगा। क्या होगा? 1। ये सारी चीजें मेंशन करिए, फिर मैं लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलिए इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब हम इन्हीं अल्फा में डील करेंगे, अल्फा में डील करेंगे, ठीक है। और इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। केपी और केसी निकालना होगा तो निकालेंगे। आइए, अब आइडिया लग गया है। हम केपी और केसी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। याद रखिए। तो हम क्या करते हैं, अब लेते हैं एक रिएक्शन जो हम पहले ही कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मेथड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो मेथड चल रहा है मेथड चल रहा है। तो इससे पहले कौन सा मेथड पढ़ रहे थे? मोल मेथड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मोल मेथड पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा। तो अब एक काम करते हैं और एक रिएक्शन लिखते हैं और उसी रिएक्शन को ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ जिसका डेल्टा एनजी जो है ना, वो क्या है? 0 है। उसके लिए मैंने लिया यहाँ पे 2HI है, 2HI है, जो कि जा रहा है किसमें? H2 गैस में, और इसमें I2 गैस। सुनना ध्यान से। ये जब टाइम 0 था तो ये ए मोल। एक चीज मैं और समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एक चीज मैं और समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए है। इस 500 में से हमने 40% यानी 40% खर्च कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? समझिएगा। तो हमारे पास कितने बचे? कितने पार्ट बचे? कितने पार्ट बचे या कितने रुपए बचे? तो आपने क्या लिया? 500 का 40% खर्च कर दिया। तो ऐसे भी को लेना 540 अपन क्या, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी ये आ गया 2। तो आपने 200 खर्च कर दी, कितने बचे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, तो कितने बचे? तो आप इसको क्या करोगे? 200 करोगे तो आपको आएगा कितना? 300। मैं अगर कहूं कि हम इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 500 और 500 का मैंने कितना खर्च किया है? 40%। 40% यानी 40/100। तो 40/100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। 40/100 की वैल्यू कितनी आती है? 0.4। तो आपने इतना खर्च कर दिया तो बचा क्या? देखो वही चीज आएगा, शुरू से ही देख लो। 200 आएगा और फिर से आपको क्या मिल जाएगा? वही चीज। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मैं ये लिखना चाह रहा था कि ये मेरे पास क्या था? 500 था, और 500 का मैंने इतना परसेंट खर्च कर दिया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 500 इनिशियल था, उसमें से 40% खर्च किया, तो यही 500 का 40%। 500 का 40% क्यों कर रहा हूं? थोड़ी समय में समझ में आ जाएगा। अब बताओ, अगर मैं चलूं आगे और ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका क्या? 0। दोनों क्या बने हैं? 0 0 बने। मैंने क्या किया? यहाँ पे लिया इक्विलिब्रियम। ये जो हमारे पास ए मोल है, ए मोल का कुछ पार्ट डिसोसिएट हो गए। तो क्या लिखा जाएगा? 500 का 40%, 500 इंटू 4। तो यहाँ पे जो 0.4, यहाँ पे हम अल्फा उसको मानेंगे। अल्फा खत्म हो रहा है, तो अल्फा किसका खत्म हो रहा है? ए का अल्फा खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? ए अल्फा। अभी याद आ रहा है?
मैंने लिखा था 500 का 40% मैंने खर्च कर दिया, तो 40% यानी 0.4, तो ये आप लिख रहे हैं। वैसे ही अल्फा में अल्फा कुछ परसेंट वगैरह है जो खत्म हो रहा है यहाँ से, तो अल्फा कितना खत्म हो रहा है, ए का अल्फा खत्म हो रहा है ना, ए अल्फा जा रहा है, कितना जा रहा है, ए अल्फा, जहां से याद रखें ये इधर कितना बना होगा, ए अल्फा अपॉन 2, देखो क्यों बना, यहाँ पे 2 मोल था तो ये 1 मोल, तो 1 मोल होगा तो कितना होगा, आधा मोल, ये भी क्या आएगा, ए अल्फा, ये मोल मोल आया है, ये क्या आया है, मोल मोल आया है, ध्यान रखिए क्या आया है, मोल। अगर मैं कहूँ कि चलिए इसका केसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई वॉल्यूम, ए अल्फा डिवाइड बाई 2b, ए अल्फा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ से लिखेंगे क्या, केसी हो जाएगा क्या, ए अल्फा 2b इंटू ए अल्फा 2b, ये हो जाएगा यहाँ पे ए 1 माइनस अल्फा बी और साथ में लग जाएगा स्क्वायर। अब देखो एक बी एक बी एक बी खत्म हो गया, और यहाँ से 2 ए खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा क्या, अल्फा और अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये 2 पूजा हो जाएगा 4, ये चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस अल्फा। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो अल्फा 2 1 माइनस अल्फा, और ये लगा दो कि इसके लिए जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो, 0 हो, देन आपका जो केपी का वैल्यू आएगा वही का आएगा, केसी का वैल्यू आएगा, और अल्फा अपान क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0, तो केपी और केसी की वैल्यू क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीजें बहुत 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 जरूरी, इसको मैं हटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, एक और लूंगा, उसके बाद मैं एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा, और फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं इसको हटाने वाला हूँ, तो लिख लीजिए, फिर मैं हटाता, चलिए हटाता हूँ। अब मान लीजिए डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो, तब केपी केसी कैसे लिखेंगे, तब केपी केसी कैसे लिखेंगे, मैंने लिया यहाँ पे डेल्टा जो एनजी है ना ग्रेटर देन, मैंने एक रिएक्शन लिया यहाँ पे PCl5 गैस जो कि डिसोसिएट हो रहा है PCl3 गैस में, और जा रहा है किसमें, Cl2 में। तरीका आपको अच्छी तरीके से पता है, ये ए था शुरू में, ये 0 था, अब बताना यहाँ पे मीडियम पे ए में से क्या जाएगा, ए अल्फा, ए अल्फा वाला समझ में आएगा, ए में से ए अल्फा ही जाएगा। तो ये बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है ना, 1 से कम होगी, 1 से क्या होगी, कम होगी, अगर पूरा कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो 1 होगा, देन क्या होगा, ए अल्फा ए अल्फा। अब अगर मैं कहूँ कंसंट्रेशन के टर्म में ले लीजिए, तो ए कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस क्या बन जाएगा, अल्फा बी, ये बन जाएगा ए अल्फा बी, ये बन जाएगा ए अल्फा, केसी लिख लीजिए, तो केसी लिखने के लिए क्या करना होगा, उनका हो जाएगा ए अल्फा बी का स्क्वायर, दोनों सेम है, नीचे लिखेंगे क्या, ए 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा एक बी से एक बी को कट ली जाएगा, एक ए से एक बी कट जाएगा, तो फाइनली जो बनने वाला होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक बी बचेगा,
ये कट गया और ये चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस, और यहाँ से एक ये कटा है तो एक ये बचा है, दो ये है ना, ये बचा। ये निकला है केसी की वैल्यू। ये क्या निकला है? केसी की वैल्यू। हमने केसी की वैल्यू निकाल लिया। अब बात आता है किसके लिए? केपी की वैल्यू। तो केपी की वैल्यू निकालना हो तो केपी की वैल्यू के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो पार्शियल प्रेशर के लिए मोल चाहिए, तो टोटल कितना मोल है? ए एक्स ए अल्फा। टोटल मोल ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा से ए अल्फा कट जाएगा, इन टोटल मोल जो आएगा यहाँ पे एन टोटल आएगा, वो आएगा ए प्लस ए अल्फा। यानी आप इसको लिख सकते हो यहाँ से ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। कैसे? इन सारे को जोड़ दीजिए इक्विलिब्रियम वाले मोल को। देखो आप जोड़ोगे एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा और बन जाएगा ए प्लस ए अल्फा बन जाएगा। तो वहां पे ये बन जाएगा टोटल मोल आ गया ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इनटू हो जाएगा टी। ये पार्शियल प्रेशर एक का निकल गया, सेम के साथ आएगा ए अल्फा, और ये हो जाएगा ए 1 प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा इनटू दूसरे का पार्शियल प्रेशर। अब नीचे वाले का निकाल दीजिए, इसका मोल कितना है? यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई टोटल हमारा क्या हो जाएगा? ए 1 प्लस अल्फा, और इनटू क्या हो जाएगा? इसका निकल गया। आप बड़े ही आराम से ए अल्फा से ए अल्फा को कट कर सकते हैं, इससे पी को कट कर सकते हैं, और इससे इसको कट कर सकते हैं, ए से ए को कट कर सकते हैं। सारी चीजें तो कट रही हैं, अब जो चीजें बच रही हैं उसको लिख लीजिए। ये चला जाएगा ऊपर, एक पी बचा यहाँ से, तो बनेगा क्या? यहाँ से के पी बनेगा, अल्फा और अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक पी बचा, और ये चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा क्या? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये इसको ऊपर भी तो इन दोनों को आपस में इंटू कर लो, ये केपी बन जाएगा। बहुत जरूरी है इन सारी वैल्यू को निकालना और सीखना। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? डॉल्टन्स लॉ से। इसीलिए डॉल्टन्स लॉ क्या है? बहुत 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 जरूरी। तो करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और लास्ट हेडिंग लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको हटाता हूँ। मैं लेता हूं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ईओटी इन अल्फा बाई वेपर डेंसिटी मेजरमेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे आपके नीट जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही कमाल का है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और इसमें हम कुछ चीजें उससे लाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो मैं करता हूं, एक रिएक्शन है हमारे पास, एयर मॉलिक्यूल है, गैसियस रिएक्शन है, जनरलाइज्ड फॉर्म में ले रहे हैं, जिससे हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला आगे काम में आएगा ही आएगा। और ये क्या हो रहा है? जा रहा है किसमें? एन ए में जा रहा है। किसमें जा रहा है? एन ए में। डिसोसिएट हो रहा है ना, यानी कि ध्यान सुनिएगा, ये शुरू में जो मोल है, ये कितना मोल है? ए मोल।
इसको मैं बोल रहा हूं इनिशियल, ये एन आई बोले तो इनिशियल मोल है, इनिशियल मोल। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो डेटा लिख रहा हूं ना बहुत ही काम पर, इनका कुछ वेट होगा। वेट में भी माना कि ये जो है ना इनिशियल वेट, इनिशियल वेट, ये डब्ल्यू हमारा क्या दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है। मैं सारा डेटा साथ में इसलिए लिख रहा हूं कि जो मुझे फॉर्मूला बनाना है ना वो काफी आसानी से बन जाए। अच्छा तो मोल से और मोलर मास से, इसका मोलर मास मैं ले रहा हूं, इसका जो मोलर मास है ना इनिशियल मोलर मास, उसको मैं एन थियोरेटिकल बोल रहा हूं, या ये बोलूं इनिशियल मोलर मास। ठीक है, ये इनिशियल मोलर मास एन थियोरेटिकल। ठीक है, अब हमें एक चीज बताओ, वेट निकालने के लिए हम क्या लिखते थे, मोलर मास और इनटू क्या लिखते थे, मोल। वेट निकालने के लिए पिछला आप एक बार जाना, एवरेज मोलर मास मैंने जहां पढ़ाया है एक बार अच्छे से देखना, वहां से आपको मिलेगा एवरेज मोलर मास जहां पे निकाला गया है। और दूसरी चीज, अगर मैं मोल का फॉर्मूला लिखूं तो वेट अपान मोलर मास होता है, और मोल इंटू मोलर मास करेंगे तो वेट निकलेगा ही निकलेगा। सुनिएगा, सारी चीज मैंने सारा डेटा लिख दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी ये इनिशियली जीरो था, ये कुछ बना ही नहीं। अब मैं चल रहा हूं किस पे, इक्विलिब्रियम पे। इसमें से गया, यहां से जो जा रहा है वो जा रहा है, क्या जा रहा है, ए अल्फा जा रहा है, ये यहां से ए अल्फा निकल रहा है। लेकिन इधर जो डिसोसिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एन नंबर हो रहा है, एन कुछ नंबर आ रहा है, और बन क्या रहा है, ए अल्फा, एन ए अल्फा, एन यहाँ का नंबर आ रहा है और ए अल्फा यहाँ से डिसोसिएट। अब यहाँ आते हैं, यहाँ चीजों को समझते हैं और अब बताना, अब ये इक्विलिब्रियम पे सारी चीजें मिक्सिंग हो गई। जो इक्विलिब्रियम पे मिक्सर दिखाई दे रहा है, जो इक्विलिब्रियम पे मिक्सर दिखाई दे रहा है, टोटल मोल होंगे, तो टोटल मोल कितना होंगे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एन टोटल, टोटल मोल, या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मोल एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल क्या आएगा बताओ, तो इन सबको ऐड कर दे, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए, पहले मैंने इसको ऐड किया है एन ए अल्फा, और लास्ट में मैंने लिखा है ए अल्फा। सब जगह से मैंने ए कॉमन ले लिया, यहाँ बना 1 और ये हो गया प्लस, इसमें से मैंने अल्फा को बाहर निकाल लिया तो बना n-1। ये डेटा मिला, ये मिला क्या, ये मिला आपका इक्विलिब्रियम पे मोल। देखो मोल बट मोल, क्या यहाँ पे मोलर मास जो होगा वो थियोरेटिकल वाला होगा क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई ना, तो एवरेज मोलर मास देखा जाता था। एवरेज मोलर मास m1 n1 प्लस m1 m2 m2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, कहां से, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट में जहां एवरेज मोलर मास पढ़ाया गया है वहां पे ये सारी चीजें दी गई हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे एम थियोरेटिकल, एम थियोरेटिकल, यहाँ पे ए आएगा एम ऑब्जर्व, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, मैं ऐसे लिखा हूं, और ये हो जाएगा एन इक्विलिब्रियम। एन इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल, तो ये आएगा डब्ल्यू इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, बहुत और बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी, चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हमें मिल गई हो। अब मैं अगर एक चीज समझाऊं आपको, तो आप हमें बताइए, ये जो वेट दिख रहा है इक्विलिब्रियम, क्या कभी मास चेंज होता है क्या, मास चेंज होता है, मास चेंज नहीं।
आप अच्छी तरीके से जानते हो। यानी डब्ल्यू इक्विलिब्रियम और डब्ल्यू इनिशियल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ क्या, तो ध्यान से देखिएगा, मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे डब्ल्यू इक्विलिब्रियम इक्वल टू डब्ल्यू इनिशियल, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हुआ। डब्ल्यू इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या रहा है, वो एन इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे क्या आया है ध्यान से देखिएगा, एन इक्विलिब्रियम साथ में आया है एम ऑफ। इनका क्या आया है देखिए, तो इनका आया है क्या, एम थियरेटिकल एंड एन आई, और ये बना एम थियरेटिकल बना। अब बताइए इसको देखिए, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर, कुछ डेटा वगैरह आ जाएगा, तो डेटा आ जाएगा, तो डेटा को देख लेते हैं जो डेटा आ रहा है। and also and limiter and resistor को तो लेते हैं एन इंडिविजुअल, और ये हो गया एन आई, और ये बना एन रेजिस्टर, और ये बना क्या एन ऑल्सो। ये फॉर्मेट आपका बन गया, ये फॉर्मेट आपका बन गया, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका बन गया है, और जो कि बहुत और बहुत बहुत आपके लिए क्या है, ये फॉर्मेट आपका, ये फॉर्मेट आपका बन गया। अब अगर मैं कहूं चलिए काम करते हैं, एन इक्विलिब्रियम रखते हैं, एन इनिशियल रखते हैं, दोनों को डेटा रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो डेटा रखने पे क्या आप लिखने वाला है, देखिए एन इक्विलिब्रियम का डेटा क्या है, तो ये वाला है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, और आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, और ये आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा क्या एन थियरेटिकल, और ये आ जाएगा क्या एन ऑब्जर्व। ए से ए कट जाएगा, फाइनली डेटा आएगा यहाँ पे कुछ, इस एक को मैं उधर भेज दूं, ये बनेगा क्या एन माइनस 1 अल्फा, और ये बनेगा एन थियरेटिकल, ये बनेगा एन ऑब्जर्व माइनस 1 अल्फा। मैं इसको उधर भेज दूं, अल्फा इक्वल टू, नहीं तो अल्फा कैलकुलेट कर रहे थे, एन थियरेटिकल, और ये हो जाएगा माइनस एन ऑब्जर्व, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एन माइनस 1, और ये हो जाएगा एन ऑब्जर्व। ये डेटा निकल कर आता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर्मूला, बहुत ही काम का है। ये एन क्या बताता है, मोल्स associated into प्रोडक्ट, यानी क्यों कहें कि प्रोडक्ट के मोल है, वही ये नंबर बताएगा, ठीक है। अब बताओ एक चीज और, आप इसे कर लो, मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगा यहाँ पे, थोड़ी सी जगह बनाऊंगा और फाइनल इसको वाइंड अप करूंगा। थोड़ा सा इसको कर लीजिए जल्दी से, ये बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ उधर। अब मैं एक चीज याद दिलाना चाह रहा हूँ, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, बताओ क्या पढ़ाया था। मैं अगर कहूँ मोलर मास तो यहाँ पे एम लिखा गया है, 2 इंटू होता है वेपर डेंसिटी, 2 इंटू होता है क्या वेपर डेंसिटी। मैं एक काम करता, हमारे पास दो है, एक ऑब्जर्वर वाला एक थियरेटिकल वाला। तो मैं लिखता हूँ जो एम थियरेटिकल है उसके लिए मैं लिखता हूँ 2 इंटू स्मॉल डी। डी क्या बताता है वेपर डेंसिटी, या आप कैपिटल डी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टीएच बना,
यहाँ पे लिखिएगा एम ऑब्जॉर्व, यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जॉर्व। क्या ये डेटा वहां पे नहीं रखा जा सकता? रखेंगे तो डेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी जगह पे 2 इंटू डी थियरेटिकल, यहाँ भी बनेगा 2 इंटू डी ऑब्जॉर्व, नीचे आएगा n माइनस 1, और ये आ जाएगा 2 इंटू डी ऑब्जॉर्व। ये 2 कॉमन निकाल लो, 2 आपस में सारा कट जाएगा, ये बनेगा क्या डी थियरेटिकल, और ये बनेगा डी ऑब्जॉर्व, और ये क्या बन जाएगा n माइनस 1, और ये बनेगा डी ऑब्जॉर्व। ये जो चीजें लिखी जा रही हैं ये सारी चीजें वेपर डेंसिटी, और ये मान के चलिए इन पे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये सारी चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, जरूरी है जरूरी है जरूरी। ये सारी चीजें देख लीजिएगा, एक बार रिवाइंड करिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और आज की क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर।